हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। आपने चाहे कोई भी पीजी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन आपके मेन मुद्दे होते हैं। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट तो कहीं पे गेन कर लेंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ हर एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आज मैं कुछ बेसिक सा क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और वो साथ ही साथ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपकी बीएचयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है ना, वहाँ से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट तो रिपीट होगा। तो आई होप आप आज की जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और वहीं पे आपको ढेर सारा कॉन्सेप्ट एट ए टाइम रिपीट हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए शुरू करेंगे आज के क्वेश्चन। सो इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज हैविंग नॉन जेनेटिक डिफरेंसेस ड्यू टू एनवायरमेंट आर कॉल्ड। तो सेम स्पेसीज के इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? नॉन जेनेटिक डिफरेंसेस, उनके अंदर कोई जेनेटिक डिफरेंसेस नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हम बात करेंगे एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बारे में। आपने शायद सुने होंगे ट्विंस जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक डाइजाइगोटिक ट्विंस। मान लीजिए फीमेल में दो ओवरी होता है, राइट ओवरी एंड एक होता है लेफ्ट ओवरी। ठीक है, अच्छा तो नॉर्मल क्या होता है, ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी से एक ओवम निकलता है। ठीक है, ऐसा हुआ मान लीजिए दो ओवरी से दो ओवम निकल गया। ठीक है ना, नॉर्मली एक ओवम से एक ओवरी से एक ओवम निकलता है और स्पर्म्स तो मिलियंस ऑफ स्पर्म जाएगा, लेकिन एक ओवम है तो इसलिए नॉर्मली हर एक प्रेगनेंसी में एक बच्चा बनने के चांसेस रहता है। लेकिन ये तो हमेशा सही नहीं है, कभी कभी ट्विंस हो जाते हैं। ट्विंस भी दो तरीके के होता है। मान लीजिए दो ओवरी से दो ओवम निकल गया और दो स्पर्म उसको फर्टिलाइज किए तो दो अलग अलग बच्चे बनेंगे। जैसे सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन जैसे होते हैं, उस तरीके से रहेंगे तो उसको हम डाइजाइगोटिक ट्विंस कहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जाइगोट बनने के बाद स्पर्म ओवम फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बनने के बाद जब वहां पे क्लीवेज होता है ना, एक सेल से दो सेल बनेगा, दो से चार सेल बनेगा। मान लीजिए चार सेल बन चुका है, उनमें से तीन सेल एक जगह में रहेगा, एक सेल और एक जगह में रहेगा। ये तीन सेल एक बॉडी बनाएगा और ये जो एक सेल था वो भी एक बॉडी बनाएगा। उसको हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर हर एक सेल्स की जो जीनोटाइप है वो इक्वल होता है। और एक चीज याद रखिए, मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होता है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी फेल्योर होता है। शायद आपने पढ़े होंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो जांच किया जाता है हर एक इंसान की अलग रहता है जो कॉपी, वो भी उनके लिए फेल है। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, मान लीजिए एक को आपने अमेरिका भेज दोगे और दूसरे को आपने अफ्रीका भेजोगे, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में इसलिए बोल रहे हो, तो यहाँ पे आपको कोई जेनेटिक डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है ना, तो जो अफ्रीका में रहेगा, ऑब्वियसली अफ्रीका में हायर टेम्परेचर है क्योंकि वो ट्रॉपिकल एरिया में जा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, धरती की अर्थ की ग्लोस में देखोगे यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो ऑब्वियसली उनके जो पिगमेंट मतलब कि मेलानिन ज़्यादा सिक्रेशन होगा, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा डार्क कलर की रहेगा। और जो अमेरिकन में रहते हैं, जो पोलर एरिया में रहेंगे, टेम्परेचर लो है, सनलाइट ऐसे ओब्लिक आता है, तो इसलिए वो थोड़ा फेयर कलर की रहेगा। समझ में आए ना बातें? तो उसको हम बोलेंगे इकोफिन्स, मतलब कि एनवायरमेंट इकोलॉजी के अकॉर्डिंग यानी कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी जो फिनोटाइप है वो बदल रहा है, तो उसको हम इकोफिन्स कहेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा इकोफिन्स क्या होता है, क्योंकि इस टर्म से कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है। और एक होता है इकोटाइप्स, दो डिफरेंट इकोसिस्टम्स। मान लीजिए इकोसिस्टम ए है और इकोसिस्टम बी है, दो इकोसिस्टम की जो ट्रांजिशंस रहता है वो एक जगह में मिलता है, उस एरिया को हम बोलते हैं इकोटोन। मतलब कि वो एरिया को हम बोलेंगे इकोटोन। वहीं पे जो स्पेसीज पाए जाते हैं, यानी कि ये स्पेसीज ए एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम ए में भी एडजस्ट हो सकता है, बी में भी एडजस्ट हो सकता है, तो इसको हम इकोटाइप्स कहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हमने, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड स्पेसीज आर कॉल्ड। तो देखने के लिए तो वो सिमिलर रहते हैं, दो स्पेसीज आपको एकदम इक्वल देखने के लगेंगे, लेकिन वो आपस में रिप्रोडक्शंस नहीं करेंगे। इस टाइप के स्पेसीज को हम सिबलिंग स्पेसीज कहते हैं। ठीक ना, सिबलिंग स्पेसीज नॉर्मली आप ऐसे याद रखोगे, जैसे सिबलिंग्स होते हैं ना, हम भाई भाई बहन को, हमारे जो छोटे बड़े भाई बहन रहते हैं उसको हम सिबलिंग्स कहते हैं। नॉर्मली जो इंडियन कल्चर होता है, अपनी ब्रदर सिस्टर के बीच में शादी होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, अच्छा तो इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, तो रिप्रोडक्शन आपस में नहीं करेंगे, लेकिन दिखने के लिए वो एक जैसे आपको लगेंगे। ठीक है, अच्छा एक होता है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, हम उसको कहते हैं ना, जब भी जियोग्राफिकल
बैरियर की वजह से दो स्पेसीज रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक एरिया था, यहाँ पर बहुत सारे ढेर सारे स्पेसीज रह रहे थे और वहाँ पे ऐसे एक रिवर ऐसे फ्लो हो रहा था, है ना, ये था एक रिवर। बीच बीच में रिवर क्या करते हैं, उनकी जो डायरेक्शन है ना चेंज कर लेते हैं। रिवर ऐसे जा रहा था, वो रिवर के किनारे में वो स्पेसीज रह रहे थे। क्या हुआ, अचानक कुछ भी मतलब कि कैलामिटीज की वजह से ये रिवर क्या हुआ, उनकी डायरेक्शन ऐसा कर लिया, ठीक है ना, पहले ऐसे था। अब क्या हुआ, अब आपको दो ग्रुप बन जाएंगे। अब एक ग्रुप इधर बनेगा, ठीक है ना, एक ग्रुप इधर बन जाएगा रिवर की इस वाला साइड्स में, और एक ग्रुप इस वाला साइड्स में बन जाएगा। रिवर मतलब बहुत बड़ा सा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पेसीज रहेंगे ये मौका नहीं पाएंगे इस वाला स्पेसीज के साथ रिप्रोडक्शन करने के लिए। लाखों साल के बाद क्या होगा, ये एक नया स्पेसीज बन जाएगा, ये वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। इस टाइप के स्पेसीशन को हम बोलते हैं एलोपेट्रिक स्पेसीशंस। मतलब कि कोई भी जियोग्राफिकल टर्म जब आएगा, जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से यदि रिप्रोडक्शंस में आइसोलेशन हो रहा है, यानी कि रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको एलोपेट्रिक स्पेशीज कहेंगे। यहाँ पे देखिए फाइलोजेनी रिफर्स टू, जब ये फाइलोजेनी की बात आता है, कुछ टर्म आप याद रखिए। फाइलोजेनी स्पेसिफिकली क्या है, टैक्सोनोमी की जब हम बात करते हैं, टैक्सोनोमी कभी कभी यहाँ से भी पूछा जाता है क्वेश्चंस। एक बेसिक चैप्टर है इसलिए मैं उसको डील कर रहा हूँ। टैक्सोनोमी क्या है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशंस करना, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन जैसे आपने किंगडम, फाइलम और क्लास, ऑर्डर ऐसे अपने पढ़े होंगे। टैक्सोनोमी पहले कोई ऑर्गेनिजम्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको आपने क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई करने के बाद उसका नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग देना है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टैक्सोनोमी। इस तीनों प्रोसेस के साथ साथ यदि हमने क्या करेंगे, उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड करेंगे। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कि एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज से कितने जुड़े हैं। जैसे हम बोलेंगे कि मंकी एप्स जो होते हैं और ह्यूमन जो होते हैं, ये एक कॉमन एंसेस्टर से आई है। इवोल्यूशन एक डायरेक्शंस में गया, हमारे डायरेक्शंस में आ गया, ठीक है ना। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को यदि हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हम उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक्स। याद रखिए, टैक्सोनॉमी के साथ साथ ये चीज यदि ऐड हो जाए उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक्स, ठीक है। वही सिर्फ इवोल्यूशनरी स्टडी को, रिलेशनशिप को स्टडी करना, प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइलोजेनी। है ना बात समझ में। कोई भी ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशनरी, क्योंकि यदि कोई भी ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशनरी स्टडी आपने नहीं करोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब भी हम हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, हम पढ़ते हैं फिशेस की हार्ट, फिश की हार्ट 2 चैम्बर्ड है, फिर एम्फीबिया 3 चैम्बर्ड हो जाएगा, रेप्टाइल्स 3 हाफ होगा, बर्ड एंड मैमल्स 4 चैम्बर्ड हार्ट है। कैसे हमको पता लगा, हम उसकी इवोल्यूशनरी स्टडी करने के बाद तो पता लगता है ना, ठीक है। मैं जो बात बोल रही हूँ हर एक बात से क्वेश्चन बनता है, आप हर एक चीज़ों को नोट डाउन कर रही हूँ। जैसे कि किंगडम को क्लासिफिकेशंस करने के लिए हमारे पास इस तरीके से, कोई भी ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन देने के लिए हमारे पास इस तरीके से रैंकिंग होता है। देखिए ये क्या है, जैसे मान लीजिए आपको कोई पूछेगा आपकी एड्रेस क्या है, आप क्या करोगे, आप इधर आपकी क्वार्टर नंबर दोगे, या तो नहीं आपकी जो आर्ट है, मान लीजिए गांव में रह रहे हो हम आर्ट लिखते हैं, उसके बाद पोस्ट लिखते हैं, नहीं तो आप सिटी में रह रहे हो तो क्वार्टर नंबर लिखते हैं या कॉलोनी लिखते हैं, समझ रहे हो ना। यहाँ पे मतलब एक्चुअली वहीं पे रह रहे हो, फिर आपने आर्ट दोगे, फिर वही पोस्ट, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट की नाम डालोगे, फिर मान लीजिए अपने स्टेट, आप कौन सी कंट्री, पिन ऐसे करके रहता है, लेकिन आप रहते हो यहाँ पे, ठीक है ना। इसी तरीके से कोई भी स्पेसीज का जो नेम है, यहाँ से स्पेसीज को आपको मिलेगा, लेकिन वो स्पेसीज कौन सी जीनस में है, जैसे आपकी गांव जो होता है कौन सी पोस्ट के अंदर आता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, इस तरीके से उनकी आइडेंटिफिकेशंस रहता है। तो ये चीज़ को आपको सिक्वेंशियली याद रखना जरूरी है। उसको याद रखने के लिए एक निमोनिक्स है, मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। तो ऐसे याद रखिए, किंग प्लेज चेस ऑन फाइन ग्रास सैंड। तो किंग से किंगडम याद रखिए, प्लेस से अपने याद रखिए फाइलम, क्लास, क्योंकि देखिए किंगडम जीनस स्पेसीज बच्चों को पता होता है, यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रॉपर ऑर्डर में चीज़ें लिखिए। तो ऑन से ऑर्डर, ठीक है ना, फाइन से याद रखिए फैमिली, और जीनस स्पेसीज ग्रास, ठीक है ना, ये इसे रखोगे। यहाँ पे एक आता है फैमिली एंड जीनस के बीच में एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइब।
याद रखिए ये नाम, ठीक है ना। ट्राइब कभी कभी पूछा जाता है ट्राइब किसके अंदर आता है, क्योंकि ये नॉर्मली ये लोअर क्लासेस के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा ये चीज़ें। द सॉफिक्स आई एन ए ई सिग्निफाइज द रैंक सब ट्राइब, मतलब कि ट्राइब के नीचे जो रहेगा हम उसको सब ट्राइब कहेंगे। ट्राइब जब जूलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की हम ट्राइब लिखते हैं, सॉफिक्स हम ऐड करते हैं आई एन आई। जब बॉटनी कोई प्लांट के नेमिंग देते हैं हम ई ए ई लिखते हैं। और जब सब ट्राइब के लिए स्पेसिस मतलब कि आई एन ए ई, समझ रहे हो ना, यहाँ से दो यहाँ से एक, आई एन ए ई हो गया, हो गया, ठीक है ना, उसको हम लिखते हैं। तो हाइपनिडिडे जो इंसेक्टा होता है उनकी इस तरीके से सब ट्राइब होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे स्पीसीज लिविंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया आर कॉल्ड। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताई थी कि जियोग्राफिकल एरिया की बात जब भी आएगा आपने आलोपेट्रिक स्पेसिएशन मतलब कि ऐसे लगाओगे, वहाँ से गलती होने की कोई भी चांसेस नहीं है। सो एक देखिए एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, सिम्पैट्रिक, सिबलिंग स्पेसिएशन हमने क्या देखा कि सिमिलर तो रहते हैं देखने के लिए, मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर रहेंगे लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड थे, ठीक है। अच्छा, एलोपेट्रिक स्पेसिएशंस की जब हम बात करेंगे जियोग्राफिकल वेरिएशन की वजह से हो रहा है। एलोक्रोनिक क्या होता है, ए टाइप ऑफ सिम्पैट। तो सब पहले सिम्पैट्रिक स्पेसिएशंस क्या होता है देखिए, सिम का मतलब है कि सेम एरिया, ठीक है ना, सेम एरिया। मान लीजिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया है, एक मतलब कि माइंस एरिया है, माइनिंग एरिया, माइनिंग एरिया समझ रहे हो ना। मान लीजिए क्रोमाइट है, कोल है, कोई भी ऐसे माइंस वाला सब्सटेंसेस वहाँ से निकल रहा है, माइनिंग एरिया है। तो माइनिंग एरिया की वजह से ये यहाँ पे जो प्लांट थे वो अपने आप रिप्रोडक्शंस कर रहे थे, चल रहा था चीज़ें। कोई भी किसी लीकेज की वजह से मान लीजिए क्रोमाइट आ गया, इस प्लांट तक आया है ना, लीकेज की वजह से कोई पाइप लीकेज हो गया। ये जो क्रोमाइट की वजह से क्या होगा, इस प्लांट के अंदर फ्लावरिंग की जो टाइम था, दोनों प्लांट में इनिशियली अगस्त महीने में मैच्योर हो रहा था प्लांट, फ्लावरिंग हो रहा था। तो मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर मैच्योर होगा तो पोलिनेशन मतलब इजीली हो जाएगा। मान लीजिए क्या हुआ, किसी वजह से इस यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक वो क्रोमाइट आ चुका है, तो इस फ्लावर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होगा, ये अभी मैच्योर हो रहा है जनवरी में। तो एक फ्लावर यदि एक इस ट्रे में अगस्त में मैच्योर होगा, यहाँ पर जनवरी में मैच्योर होगा, वो आपस में कभी रिप्रोडक्शन कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे ना, है तो एक एरिया में लेकिन आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। टाइम जब गुजर जाएगा उसके बाद ये अपनी जो जो अगस्त महीने में जो प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि फ्लावरिंग कर रहा है, उसके साथ रिप्रोड्यूस करेगा। और ये जनवरी महीना में जो प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहा है, फ्लावरिंग कर रहा है, उसके साथ रिप्रोडक्शन करेगा। तो ये अलग अलग स्पेसीज बन जाएंगे। इनिशियली एक ही स्पेसीज थे, रिप्रोडक्शन कर रहे थे, कोई मतलब कि एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से ये क्या हुआ, आपकी चेंजेस हो गया, ठीक है। होने के बाद उस टाइप के हम सिम्पैट्रिक कहेंगे। आप ऐसे याद रखोगे, सेम एरिया में रहते हैं लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज बन गए हैं, इस तरीके से बन रहे हैं। यहाँ पर जियोग्राफिक एरियर की वजह से अलग अलग हुए हैं। तो एलोक्रोनिक क्या होता है, ए टाइप ऑफ सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। अब आपको क्लियर होगा कि सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है। वेयर डिफरेंशिएशन ड्यू टू फिनोलॉजिकल शिफ्ट विदाउट हैबिटेट चेंज, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी कोई दिखने के लिए, फिनोलॉजिकल शिफ्ट का मतलब है कि दिखने के लिए कोई चीज अलग हो गया, तो उस केस में हम एलोक्रोनिक कहेंगे, है ना, एलोक्रोनिक फैक्टर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए स्पेसीज। स्पेसीज के लिए क्या ट्रू नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है। नॉट ट्रू का मतलब है कि हमको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना बच्चे यहाँ से कंफ्यूज होते हैं, ये चीज़ को ध्यान दीजिए। मेंबर्स ऑफ ए स्पेसीज कैन इंटरब्रीड, ऑब्वियसली स्पेसीज की यदि आपने डेफिनेशंस देखोगे, मेयर ने जो डेफिनेशंस बताए थे, स्पेसीज क्या होता है ना, एक ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस, ठीक है ना। ये चीज़ें बहुत बेसिक है लेकिन आपको याद रखने की ज़रूरत है। ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस को हम स्पेसीज कहेंगे। स्पेसिफिकली पॉपुलेशन हम किसको कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेम स्पेसीज। मान लीजिए टाइगर 50 टाइगर है तो टाइगर पॉपुलेशन, 10,000 ह्यूमन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, समझ रहे हो ना। तो एक मेल टाइगर फीमेल लायन, लायन के साथ तो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा ना, मेल टाइगर फीमेल टाइगर के साथ रिप्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए ग्रुप ऑफ इंटर ब्रीडिंग पॉपुलेशंस को हम स्पेसीज कहते हैं।
जीन फ्लो डज नॉट अक्कर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। जीन फ्लो तो होता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए ह्यूमन की बात करेंगे यहाँ पर 50 कुछ ब्लू आइज फीमेल रहते हैं, कुछ ब्राउन आइज फीमेल रहते हैं, कुछ ब्लैक आइज फीमेल रहता है। इस ब्लू आइज फीमेल मान लीजिए कोई मेल के साथ रिप्रोड्यूस किया तो उनके जो बच्चे बनेंगे, तो समझ रहे हो ना, ब्लू एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन और कुछ कलर हो सकता है। जीन फ्लो नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि डज नॉट अकर, तो ये गलत है, ठीक है। ईच स्पेसीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर स्पेसीज। यस, कभी भी जैसे मैंने आपको बात की थी, सपोज हम मान के चलेंगे टाइगर जो होता है पांथेरा टाइग्रिस है, अपने पढ़े होंगे उनका जूलॉजिकल नेम, लायन के होता है पांथेरा लियो, है तो एक जीनस, लेकिन स्पेसीज अलग होता है, तो इसलिए आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गए ना, अलग हो गए ना फ्रॉम द अदर स्पेसीज, मतलब कि टाइगर टाइगर के साथ रिप्रोड्यूस करेगा, लायन के साथ नहीं। वेरिएशन अकर एमंग मेंबर ऑफ ए स्पेसीज, ऑब्वियसली इनका कोई भी जो स्पेसीज होते हैं उनके बीच में वेरिएशंस पाया जाता है। ह्यूमन, हर एक ह्यूमन यूनिक होता है, हर एक अलग होता है। तो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट जो है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। नेक्स्ट एक कंसेप्ट देखिए, द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। सो ये मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशंस होता है। मैं थोड़ा आपको मेटाबॉलिज्म क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ, कहीं क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि देखिए याद रखिए मेटाबॉलिज्म क्या है। ए ग्रुप ऑफ मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम फूड इनटेक करते हैं, ठीक है ना, फूड हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फूड क्या होगा, इस तरीके से डाइजेस्ट होगा। याद रखिए फूड डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है ब्लड के थ्रू ऑब्जर्व होगा, ठीक है ना। देखिए हम तो खाना मुंह में खा लेते हैं, आपके पैर से लेकर हेड तक वहां से एनर्जी कैसे मतलब कि होगा। तो जो फूड है वो ब्लड के थ्रू मतलब कि इस तरीके से चला जाएगा, लेकिन ब्लड के थ्रू फूड एंड ऑक्सीजन जो होता है हर एक सेल्स को, जितने सेल्स आप देख रहे हो हेड से लेकर पैर तक, हर एक सेल्स को ये क्या होता है, सप्लाई होता है। एंड हर एक सेल्स के अंदर आपको पता होगा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आपको ये आपने पढ़े होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल्स होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास कैपेसिटी होता है फूड मतलब कि ग्लूकोज, फूड जैसे बात करेंगे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को मिलाने के बाद वो एटीपी बनाएगा, समझ रहे हो ना। सो इसलिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ऑल टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारे बॉडी के अंदर जो जितने रिएक्शंस होते हैं दो तरीके के, कुछ बनने वाले रिएक्शंस होता है उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ कुछ चीज़ें बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जैसे बिल्डिंग बन रहा है हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना। और कुछ होता है डिस्ट्रक्टिव, कुछ चीज़ें होता है तोड़ रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, जिसको हम बोलते हैं काटा बॉलिज्म, ठीक है। अच्छा देखिए, सो जैसे कि प्लांट की फोटोसिंथेसिस के बारे में शायद आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलने के बाद सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट में क्या होगा, आपकी ग्लूकोज बनेगा C6H12O6। तो यहाँ पे दो चीज मिल के एक चीज बना रही हैं, तो ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और जैसे देखिए ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, एटीपी मिलेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो एक चीज तोड़ के दो चीज बन रहा है, तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और जब भी डिस्ट्रक्शन होता है तभी एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम उसको एक्सर्गोनिक रिएक्शंस कहेंगे, एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। और जब चीज़ें बन रहा है तो जैसे सनलाइट यूज हो रहा था तो एनर्जी की यूज हो रहा है, तो इसलिए हम उसको एंडोर्गोनिक प्रोसेस कहेंगे। आई होप जितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है तो वहाँ से आपको कुछ कंसेप्ट क्लैरिटी आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसी तरीके से मैं हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी देने के लिए। आपके पास प्रीवियस नॉलेज है या नहीं है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस मेरे साथ आप क्वेश्चंस लगाते रहिए। आपकी जितने भी पीजी एंट्रेंस जो भी मतलब कि चाहे तो आपने स्टेट लेवल की पीजी एंट्रेंस दे रहे हो या तो आपने कोई सेंट्रल पीजी इंस्टीट्यूट के लिए एंट्रेंस दे रहे हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।